सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब एक्चुअली क्या है कि सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि दो कॉइल्स नहीं होती म्यूचुअल इंडक्शन की तरह। यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल कॉइल होती है। जब मान लो इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो करंट की वजह से इस रीजन में फील्ड होगी, और फील्ड जो होगी उसकी वजह से अपनी करंट की वजह से जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अपने करंट की वजह से इसकी अपनी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अपनी फील्ड की वजह से खुद का फ्लक्स होगा इसमें। एक्चुअली आमतौर पे क्या होता था बच्चों, जैसे हम लोग मान लो एक हमने करंट कैरिंग एक सिंपली एक लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जैसे मान लो एक लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस लूप से फ्लक्स जो पास होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था, BA cos थीटा। यहाँ किस एरिया किसका लेते थे, इसका लेते थे, इसका एरिया हो गया। बट फील्ड क्या होती थी, आउटसाइड होती थी। आउटसाइड कोई आउटसाइड फील्ड है, किसी बाहर सोर्स की वजह से फील्ड होती थी। जैसे मान लो मैंने मैग्नेट लगा दिया, इस सोर्स की वजह से फील्ड है। बट यहाँ पर थोड़ी सी कहानी अलग है बच्चों। यहाँ पर क्या है, जो जैसे मान लो एक सर्कुलर टर्न की बात कर लें, सोलेनॉइड में कई सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सर्कुलर टर्न को एज्यूम कर लिया, अब यहाँ सर्कुलर टर्न से फील्ड पास हो रही है, बट ये जो फील्ड है ये खुद की वजह से जनरेटेड फील्ड है, ये बाहर की फील्ड नहीं है, ये खुद की वजह से जनरेटेड फील्ड है। क्योंकि खुद सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करता है तो खुद के करंट की वजह से खुद की फील्ड डेवलप होती है, और खुद की फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या है, खुद का फ्लक्स है। समझ रहे हो बच्चों, खुद की फील्ड की वजह से क्या है, खुद का फ्लक्स है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स पास हो रहा है, जैसे इस कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है, फील्ड पास हो रही है, उसमें उसके अंदर जो फ्लक्स है उसके अंदर कोई बाहर की फील्ड का रोल नहीं है। खुद के करंट की वजह से खुद की फील्ड है, और खुद की फील्ड की वजह से खुद का फ्लक्स है। तो जो खुद का फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, खुद के करंट पे डिपेंड करेगा। कैसे, अगर करंट बढ़ेगा तो खुद की फील्ड बढ़ेगी। कैसे, देखो अच्छे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट NI। अगर खुद का करंट बढ़ेगा तो खुद की फील्ड बढ़ेगी, और अगर फील्ड बढ़ेगी तो खुद के थ्रू फ्लक्स बढ़ेगा। अब देखो अच्छे, ये तो हम जब बात कर रहे हैं तो एक टर्न की बात करें, जैसे ये टर्न हमने लिया है इसकी बात कर रहे हैं। बट क्या आपको दिख रहा है सोलेनॉइड में एक ही टर्न है, कई सारे टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, n लगा देंगे। प्रोपोर्शनलिटी ये है, इसको हटा के कॉन्स्टेंट लगा देंगे, इसको L लिख देते हैं। अब L क्या होता है, L होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी यूनिट भी हेनरी होती है। और देखो अच्छे, जैसे हमने वहाँ फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूला है। ये जैसे ही वहाँ था, वहाँ फॉर्मूला कैसा था, वहाँ 102 आ रहा था, N1 इज इक्वल टू L/2, मतलब सेकंड में करंट है, फर्स्ट में फ्लक्स है। बट यहाँ, हाँ बच्चे बोलो, M सॉरी बच्चे, M वहाँ कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन था, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। हाँ बच्चे, वहाँ पर जो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन था उसको हम M से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम लोग L से डिनोट करते हैं। वहाँ पड़ोस की वजह से उसमें फ्लक्स था, यहाँ मेरी वजह से, यहाँ मेरा ही वाईफाई है और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ मैं पड़ोस का वाईफाई यूज़ कर रहा था। अच्छा, खुद ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और खुद ही EMF इंड्यूस कर रहा है सबका। खुद ही देखो, एक्चुअली मैंने ही वाईफाई लगाया और मैं ही उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास जितने अच्छे सिग्नल कैच करेंगे, मतलब वो डिपेंड करेगा कि मैंने वाईफाई का कितना अच्छा पैकेज लिया हुआ है। मतलब करंट अगर ज़्यादा फ्लो करेगा तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, मतलब मैंने वाईफाई का अच्छा प्लान ले रखा है तो मेरे पास ज़्यादा अच्छा स्पीड आएगी। दूसरा ये कि मैंने मॉडम कैसे सेटअप किया हुआ है और मॉडम मेरे फ़ोन से कितना पास में रखा हुआ है। इसमें उसका रोल ही क्या है? एक मिनट रुक जाओ बच्चे। हाँ, तो मॉडम मेरे डिवाइस से कितना पास हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल नहीं है बच्चे, यहाँ हम किसी और की बात नहीं कर रहे, अपनी वजह से बात कर रहे हैं कि हमारा खुद का करंट है, हमारे खुद के करंट की वजह से खुद की फील्ड है, खुद की फील्ड की वजह से खुद का फ्लक्स है। तो ये है। अब इसके अंदर अच्छे, खैर देखो, म्यूचुअल का थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि म्यूचुअल में ना काफ़ी डिफरेंट चीज़ होती है। सेल्फ में तो चलो बहुत एक बेसिक सी चीज़ है कि सर होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, सर खुद का करंट है, खुद की फील्ड है, तो खुद के थ्रू फ्लक्स है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ तक बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है। देखो, जब इसके अलावा जब हम बात करते थे, जैसे एक कॉइल है, जैसे उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जब हम लोग कई बार कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो M होता है, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं जो कि L होता है, तो इसको कई बार कोफिशिएंट वर्ड हटा के क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान रखना बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस अलग होता है, सेल्फ इंडक्शन अलग होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग होता है, म्यूचुअल इंडक्शन अलग होता है। पार्थ बताओ बच्चे, म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या फर्क होता है? इंडक्शन से अलग हो गया ना, प्रोसेस का नाम है। म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेना। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज दो कॉइल्स का जो आपस का M होता है, M की वैल्यू होती है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उसे कहते हैं प्रॉपर्टी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेना। समझ में आया बच्चे?
तो ये फ़र्क होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे बच्चों हमने कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही हम कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की भी वैल्यू निकालते हैं, उसका एक डेरिवेशन वगैरह होता है, जो कि अब हमारे करिकुलम में तो बच्चों नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि अब तो डेरिवेशन वगैरह सब हट गए। तो किसी भी एक कॉइल का देखो बच्चे, अब एक और चीज़ ध्यान रखना हमेशा, एक जैसे ये कॉइल है, इसको मैं कॉइल बोल रहा हूँ, सोलेनॉइड बोल रहा हूँ, इसको कई सारे नाम से बुला सकते हैं, इसके कई सारे नाम होते हैं। कोई बच्चा बताएगा क्या क्या नाम से बुला सकता हूँ उसको मैं इस टाइम पर? इसका पहला नाम है सोलेनॉइड, और बताओ इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। सर डायपोल भी बोल सकते हैं फिर तो। हाँ बच्चे, मैग्नेटिक डाइपोल। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे? या इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बोल सकते हो? सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। कई सारे नाम है बच्चों, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर कई बार आप इसे सोलेनॉइड बोल देते हो, कई बार आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हो, कई बार आप इसे आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल देते हो। इसका एक और नाम है जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंडक्टर। बहुत सारे नाम है यार इसके, मतलब कई सारे नाम से बुलाया जाता है इसको। सोलेनॉइड कॉमन तौर पे यूज़ किया जाता है, कई बार आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल देते हैं, कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं, अब इंडक्टर भी बोल सकते हो। इंडक्टर इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको इंडक्टर नाम, ये बच्चे हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके देता है। मैंने बताया था आपने, आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाया था ना, छोटी सी क्लास से पढ़ रहे हैं यार, ऐसे घुमा दो। इसका फायदा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके देता है। ये बताया तो था यार, अब कितनी बार पढ़ रहे हैं हम लोग। मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल जो काला वाला आता है। अभी रुक जाओ पहले, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है? बाकी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। देखो अच्छा, मान लो ये कोई जैसे ये है, ये हमारा एक इंडक्टर हो गया, या फिर जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं सोलेनॉइड है, इसका कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, जो हम आपको बताते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला है वो ये है बच्चे, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल। क्या क्या चीज़ें क्या क्या एक बार बता देते हैं बच्चे। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू आर अगर इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर दिया हमने, जैसे मान लो हमने कोई सब्सटेंस इंसर्ट कर दिया, तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो इसके अंदर कोई सब्सटेंस अगर एयर है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 हो जाएगी, बट मान लो आयरन वगैरह इंसर्ट कर दिया तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, नोट्स में मेंशन किया हुआ बच्चे हमने वैसे तो म्यू आर। आमतौर पे ऐसे म्यू आर तो पूछने की जरूरत नहीं बच्चे, क्योंकि म्यू आर तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है और तब होता है जब एयर के अलावा और कोई मीडियम हो। स्मॉल एन तो बच्चों आप लोगों को पता है हम कब से यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए इज एरिया, एरिया कौन सा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कैसे, ये वाला एरिया देख रहे हो, ये देख रहे हो, ए लेंथ, एल फॉर लेंथ। तो इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है जिसका नाम आपको पता ना हो, हर टर्म है जो हम आमतौर पे यूज़ करते हुए आ रहे हैं बच्चों। तो अब इसके अंदर देखो बच्चों, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इधर देखो बच्चों, जो स्मॉल एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ। तो अगर आप इसको कैपिटल एन की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करके कैपिटल एन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, उससे थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। स्मॉल एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कोई बच्चा बताएगा क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल एन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या? इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके कैपिटल एन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। उस फॉर्म में कैपिटल एन स्क्वायर बाय एल ए कर लोगे ना, समझ मतलब पुट करके अगर कैपिटल म्यू नॉट म्यू आर, अच्छी बात है। चलो अच्छा आगे बढ़े, कैपिटल एन स्क्वायर ठीक है। बाय एल ए। तो ये इसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। एक्चुअली क्या है कि जैसे ये तो हमने देख लिया सारी चीज़ें, अब हम ये बताते हैं कि जैसे हमारे पास ये सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर जितना करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा इसमें फील्ड होगी, उतना ही ज़्यादा इसके थ्रू फ्लक्स होगा। अब वो फ्लक्स का क्या यूज़ है वो डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मैंने इसमें कोई चीज़ प्लेस कर दी तो वो फ्लक्स उससे पास आउट होगा, बट एक्चुअली आमतौर पे सेल्फ इंडक्शन में मतलब इतना कुछ खास हम ज़्यादा देखने को नहीं मिलता जैसे म्यूचुअल इंडक्शन में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप देखो तो म्यूचुअल इंडक्शन की हम बात करें तो आजकल जो वायरलेस चार्जिंग में फ़ोन्स वगैरह हैं कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होते हैं। अब देखो एक बहुत यूनिक सी चीज़ है
कई ना फिनोमिना ऐसे होते हैं जो सालों से पता होते हैं बट उसका यूज़ बाद में आता है। आपको लगता है क्या कोएफिशिएंट ऑफ ये जो फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्शन है ये अभी का होगा? ये तो बहुत साल पुराना है ना। तो वायरलेस चार्जर तो अभी बनाए। तो यही होता है बच्चे, हमको फिनोमिना पढ़ाया जाता है बट आप उसका किस तरीके से और किस एफिशिएंसी से यूज़ कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अब एक्चुअली क्या है कि मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लो देखो बच्चे हमारे पास फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्शन तो यार पता नहीं 50 सालों से हमको पता होगा, 30-40 साल से पता होगा, साइंस में तो होगा ही होगा इतने सालों से। वायरलेस चार्जर्स अभी क्यों आए, बीते 5-6 साल में ही क्यों आए? क्या हम उसका यूज़ नहीं कर सकते थे? देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू एक कॉइल से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर होती है बट उसकी एफिशिएंसी का भी रोल होता है। क्या शायद आपको मे भी ना पता हो, वायरलेस चार्जिंग में एनर्जी लॉसेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती है। तो एक्चुअली क्या होता है जब हम कोई फिनोमिना पढ़ते हैं और जब डिवाइस को एफिशिएंटली डिज़ाइन करते हैं, जैसे मान लो बच्चे आज का जो वायरलेस चार्जर है और आज से पुराने टाइम वाला वायरलेस चार्जर्स में फ़र्क है और आने वाला वायरलेस चार्जर है उसमें फ़र्क होगा। आज जो वायरलेस चार्जर है उतना एफिशिएंट नहीं है, शायद आप पढ़ना बच्चों, आप नेट पे पढ़ना कि आज वो जो वायरलेस चार्जर है वो ज़्यादा पावर कैपेसिटी भी नहीं दे पाता, मतलब ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं कर पाता है, थोड़ा स्लो करता है। वायर्ड चार्जिंग, वायर्ड हीट डिसिपेशन वगैरह भी होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखो बच्चे एक्चुअली ये तो डिपेंड करता है, कल को आप खुद ही जैसे बच्चे ने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लिया अच्छे से, अब ये कहेगा कि सर मुझे अच्छा लगा, मैं ना वायरलेस चार्जिंग पे पढ़ाई करूँगा आगे और उस पर मैं रिसर्च करूँगा। अब इसने ऐसा कुछ वायरलेस चार्जिंग डिज़ाइन किया अच्छे से जिसमें उसने एफिशिएंट सिस्टम डिज़ाइन कर लिया, तो फिर हम लोग सारे के सारे पोर्ट खत्म हो जाएंगे, फिर तो सारे डिवाइसेस वायरलेस ही चलेंगे। तो फ्यूचर बच्चे यही है, फ्यूचर में आपको पता होगा कि सारी चीज़ें वायरलेस चलनी है। बट ये है कि बच्चे कितना एफिशिएंटली हम एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ में आया? फिनोमिना तो हमारे पुराने ही है सारे के सारे, बट आप एक तो फिनोमिना पुराने भी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाते हो, या फिर कोई फिनोमिना है आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हो। जैसे मान लो प्रिंस को म्यूचुअल इंडक्शन पता चल गया। अब मान लो जिस स्टार्टिंग में वायरलेस चार्जिंग जब डिज़ाइन की गई होगी तो बंदे ने कहा होगा ना कि जब म्यूचुअल इंडक्शन से वायरलेस चार्जिंग बन सकती है तो बनाओ ना, तो उसने लगा होगा, वो बनाया उसने, जबकि वो फिनोमिना बहुत पुराना है और कई जगह यूज़ भी करते हुए आ रहे हैं हम लोग। आई बात समझ में? अब जैसे मान लो प्रिंस कहे सर ये तो वायरलेस चार्जिंग तो हम दूर दूर भी कर सकते हैं, तो ये दूर दूर भी करके दिखा देगा। थोड़ा सा दूर दूर मतलब समझ में आया, जरूरी नहीं पास रखो, दूर में भी कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आप कितना एफिशिएंटली एनर्जी को ट्रांसफर कर पा रहे हो। तो चलो बच्चे हो जाएगा, बच्चे सब हो जाएगा, दूर दूर भी हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, रेंज बढ़ा लोगे आप, उस हिसाब से मैनेज कर लोगे, पढ़ाई करोगे ना बच्चे उस पर, फिनोमिना आपको पता है, मेहनत करोगे आगे उस पर, काम करोगे, ऐसे करोगे ताकि एनर्जी वेस्टेज ना हो। चलो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया, और इधर देखो बच्चों अब हम बात करेंगे फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन पे। फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, काफ़ी यूनिक फिनोमिना है और अजीब फिनोमिना भी है। देखो बच्चे मान लो ये कॉइल है, हमारे पास सॉलिड कॉइल है, तो अगर इसमें स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, स्टडी मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है, एक होता है स्टडी, एक होता है अनस्टडी। स्टडी मतलब जो चेंज ना हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि अगर स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट कहानी तब खराब होती है कि मान लो इसमें बैटरी सोर्स या कोई सोर्स लगा है, जैसे मान लो अभी तो बैटरी लगी है, तो मान लो हमारी बैटरी है, कुछ ऐसा करने लग जाए, उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ आ जाए जिससे करंट फ्लक्चुएट करने लग जाए। क्या होने लग जाए बच्चे? फ्लक्चुएट। या तो हम जानबूझ के कर रहे हो, मान लो और इधर हम जानबूझ के कर रहे हो, या फिर मान लो ऐसा हो कि सोर्स से करंट फ्लक्चुएट हो जाए। कैसे भी हो सकता है बच्चे फ्लक्चुएशन। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ नॉब वॉब हो, मैं इसमें करंट बड़ा घटा सकता हूँ, जहाँ बैटरी हमारी ऐसी है जो केमिकल रिएक्शन दे रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अगर करंट फ्लक्चुएट करता है, मान लो कुछ ऐसा होता है जिससे अगर आई फ्लक्चुएट हो, अगर आई फ्लक्चुएट हो तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो हमको पता है बच्चों जब किसी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस से क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। अब यहाँ कहानी बहुत बच्चे अद्भुत है, अद्भुत मतलब कि काफ़ी अजीब सी कहानी है, आपको बहुत हैरानी होगी और एक्चुअली डाइजेस्ट भी नहीं होती कई बार बच्चों को, मतलब समझ में नहीं आती क्या हो रहा है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, लेंज़ लॉ ये कहता है कि इंडक्शन तब होता है, इंडक्शन के केस में वो चेंज को अपोज करता है। हमने ये लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो होता क्या है, लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि जैसे मान लो इसमें कुछ ऐसा हुआ, केमिकल रिएक्शन वगैरह में चेंज हुआ, या फिर हमने ही खुद अपने हाथ से ऐसा कुछ किया, नॉब वॉब घुमा के वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया। अगर मान लो करंट बढ़ गया तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा।
फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल के अंदर एक ऐसा ईएमएफ अंदर से प्रोड्यूस होने लग जाएगा जो अपने आप को क्या करना लग जाएगा, अपने फ्लक्स को क्या करने की कोशिश करेगा, घटाने की कोशिश करेगा, अपने आप को रजिस्ट करेगा। तो ये एक फिनोमेना देखने को मिलता है बच्चे। बट एक्चुअली क्या है, ये जो फिनोमेना है ना, देखो बच्चे ये समझ में नहीं आता किसी बच्चे को आमतौर पे समझाने में, बट इसको ना एक चीज़ से हम अच्छे से समझा सकते हैं, मतलब आमतौर पे प्रोसेस में नहीं समझा सकते, हम इसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय समझाते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय समझाते हैं। हम बात करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम की। अब ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होता है, देखो बच्चे जैसे मान लो हमारे पास एक सोलेनॉइड कॉइल है, स्टार्टिंग में हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया और ये की है हमारी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, ऑन होने से पहले नहीं करेगा, करंट जीरो होगा, बट जैसे ही मैं इसे स्विच ऑन करूंगा तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। मतलब स्विच ऑन करते ही करंट बढ़ेगा, जीरो से कुछ वैल्यू अचीव करेगा आई। जब हम किसी सोलेनॉइड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं और की को एकदम से स्विच ऑन करते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, आपको यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ के बारे में। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बाकी जगह आपको ये शायद नहीं समझ में आ पाएगा कहीं भी। जब आप एकदम से स्विच ऑन करोगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट क्या होगा, चेंज होगा। अगर करंट चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये ईएमएफ इंड्यूस क्या करेगा, चेंज को अपोज करेगा। इसका क्या मतलब है भाई, अच्छा खासा करंट बढ़ रहा था, देखो अच्छे एकदम से जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो करंट एकदम से बढ़ नहीं जाता, उसको कुछ माइन्यूट से माइक्रो सेकंड लगते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो एक सर्किट है, इसको हमने ऑन किया, पहले जीरो था, अब मान लो 2 एम्पेयर हो गया कुछ देर बाद, तो 0 से 2 एम्पेयर एकदम से नहीं आ जाता है, उसको कुछ देर लगती है करंट की वैल्यू बढ़ने में। आई बात समझ में। जैसे मान लो कोई भी एक सर्किट है, हमने ऐसे ये सर्किट है, एकदम से देखो स्विच ऑन किया तो आपको क्या लगता है करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू एकदम से पहुंच जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसके अंदर एक ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा जो चेंज को अपोज करे। चेंज को अपोज करे मतलब करंट को बढ़ने ना दे, करंट को बढ़ने ना दे। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, करंट जितना जाएगा उतना तो होना चाहिए। अब जैसे मान लो हम आमतौर पे रजिस्टर सर्किट पढ़ते थे, रजिस्टर सर्किट मान लो मतलब एक बल्ब है हमारे पास, मान लो ठीक है, ये बल्ब है 2 ओम का, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, बताना इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पेयर। बट एकदम से स्विच ऑन करते ही 2 एम्पेयर फ्लो करने लग जाएगा, कुछ माइक्रो सेकंड लगेंगे, कुछ देर बाद मतलब बढ़ते हुए 0 से थोड़ा बढ़ते 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 2 तक जाएगा। समझ रहे हो बच्चे बात। तो बच्चों को आमतौर पे ये लगता है कि सर स्विच ऑन करते एकदम से करंट की वैल्यू पूरी पीक पहुंच जाती है, नहीं, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है बढ़ने में। बट यहाँ क्या होगा बच्चे, यहाँ तो देखो ये नहीं है, इंडक्टर नहीं लगा, मतलब इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड नहीं लगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब बच्चों कई बार मैं सोलेनॉइड की जगह नाम यूज़ करूँगा इंडक्टर, क्योंकि यहाँ जब हम EMI में आ जाते हैं, AC में आते हैं, इसको नाम दूसरे नाम से बुलाने लग जाते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं इंडक्टर। तो मान लो ये सोलेनॉइड है, इंडक्टर है, इसके अंदर तो इसको अपोजिशन नहीं मिलेगी, करंट धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। इसके अंदर जब करंट बढ़ेगा तो ये सोलेनॉइड इसको या इंडक्टर्स को क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इंडक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर ये फिनोमेना होगा। समझ में आया, फ्लक्स की वजह से। बट क्या ये सोलेनॉइड हार मान जाए, क्या ये फिर बैटरी हार मान जाएगी? क्योंकि देखो बच्चों, जैसे मान लो बैटरी को कुछ करंट पहुंचाना ही पहुंचाना है। देखो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो जैसे मान लो 0 से 2 होना ही होना है, बट ये है कि वो 2 तक उसको करंट को बढ़ने नहीं दे रहा है, तो बैटरी क्या करेगी, इसके लिए क्या करेगी, मेहनत करेगी। क्योंकि देखो बच्चों होता क्या है, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो करंट को बढ़ने से रोकेगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि देखो सर्किट में इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुए और यहाँ पर इसको ये जो कॉइल है उससे एक अपोजिशन मिलने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस जो है ना, जो चेंज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। चेंज क्या हो रहा है, करंट का बढ़ना, तो ये कॉइल क्या करेगी, करंट के बढ़ने को क्या करेगी, अपोज करेगी। इस केस में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस केस में इंडक्टर नहीं लगा हुआ ना, फ्लक्स इंडक्शन का कोई चक्कर नहीं है, इस केस में इंडक्शन का चक्कर है। समझ रहे हो बच्चे। तो अपोज करेगी तो बैटरी की हार मान जाएगी। जैसे मान लो लाइफ में अभी आप लोगों को काफ़ी अपोजिशन मिल रहा है, कोई परेशानी हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, दिक्कत हो रही है, तो क्या आप लोग हार मान जाओगे? नहीं, आप लोग मेहनत करोगे। तो बैटरी भी क्या कहेगी भाई मेरे को जितना अचीव करना है उतना मैं अचीव करके रहूँगी, मैं मेहनत करूँगी।
तो बैटरी क्या करेगी, एडिशनल वर्क करेगी। क्या करेगी, जैसे मान लो जब मेहनत की सिचुएशन होती है, जैसे आप लोग को लग रहा है अभी भाई बहुत दिक्कत की सिचुएशन है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जितना आप ऑर्डिनरी काम करते हो, देखो इसमें बैटरी को जितना काम करना पड़ेगा करंट को मेंटेन करने के लिए स्टार्टिंग में, इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उसको सिर्फ एक अपोजिशन जो मिल रही है वो रेजिस्टेंस, वो मतलब जो इसमें कोई खास वैसी अपोजिशन नहीं मिल रही है। अब आप कहोगे सर इसमें रेजिस्टेंस तो लगा है, रेजिस्टेंस बच्चे एनर्जी डिसिपेट करता है, अपोजिशन नहीं कर रहा है, इंडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई इंडक्शन हो रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, यहाँ इंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है काइंड ऑफ, जो इंडक्शन हो रहा है उस वक्त उस चक्कर में क्या है कि ये कॉइल नहीं चाहती कि करंट बढ़े, बट बैटरी को एक वैल्यू अचीव करवानी ही करवानी, क्योंकि उतनी वैल्यू तो जानी ही जानी है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 एम्पेयर तक जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। अब मान लो हमने यहाँ कॉइल भी लगा दी, एक क्या लगा दी बच्चे, कॉइल लगा दी, इंडक्टर कॉइल लगा दी, तो इंडक्टर कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस मान लो 0 है। देखो अच्छे कॉइल मतलब वायर, जो वायर है ना, अब आपको कि सर वायर का भी रेजिस्टेंस होता है, मान लो वायर है, ये कनेक्टिंग वायर, देखो अच्छा ये है, ये है, ये है, ये सब है, मान लो ये कनेक्टिंग वायर जितने भी है इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। इस सर्किट में करंट कितने एम्पेयर तक जाना चाहिए, 2 तक जाना चाहिए, बट ये कॉइल उसको थोड़ा सा रोकेगी कि जल्दी ना जाए। बैटरी देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस एक अलग चीज़ होती है और कॉइल का रेजिस्टेंस अपोजिशन एक अलग चीज़ होती है। रजिस्टर भी रोकता है, बट रजिस्टर रोकता क्या, एनर्जी खा जाता है। देखो देखो एक्चुअली क्या है, अभी आपको बताएंगे, थोड़ा सा क्लैरिफाई होगा अच्छे, रोक तो ये भी रहा है, रोक तो वो भी रहा है, बट इसमें क्या होगा, ये अपोज करता है, बट बैटरी एडिशनल वर्क करती है, मेहनत करती है, कहती है मुझे इतनी करंट की वैल्यू पहुंचानी है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, बट उतनी करंट की वैल्यू बैटरी एक्स्ट्रा वर्क करके पहुंचा जाती है। अब आप कहोगे ये एक्स्ट्रा वर्क में जो बैटरी ने एनर्जी लगाई गई कहाँ पर, समझ में आया, जब एडिशनल वर्क करना पड़ेगा जो बैटरी को, वो गई कहाँ पर, एडिशनल वर्क जो किया जा रहा है वो गया कहाँ पर, बता सकते हो कहाँ गया होगा बच्चे। जैसे मान लो अब यहाँ पर क्या है कि बैटरी को एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, बैटरी को इधर देखो, बैटरी को एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, तो बैटरी का जो एडिशनल वर्क है वो कहीं जाया नहीं गया, क्योंकि वो डिसिपेट नहीं होगा। बच्चे कहते हैं सर हीट में डिसिपेट हो जाएगा, यार हीट में डिसिपेट तो तब होता है जब उसका कोई रेजिस्टेंस होता है, हमने कह दिया इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो गया कहाँ। देखो अच्छे एक्चुअली क्या होता है, बैटरी को जो एडिशनल वर्क करना पड़ा उससे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। क्या 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 फील्ड प्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो स्टार्टिंग में क्या कॉइल के आसपास जब स्विच ऑफ होता है, क्या आसपास कॉइल के आसपास फील्ड होती है, नहीं होती। जब ऑन करते हो तो फील्ड सेटअप होना चालू होती है। क्या होता है, फील्ड सेटअप। ये देखो चाहिए फील्ड सेटअप होने चालू हुई, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा फील्ड सेटअप हो जाएगी। जब करंट मैक्सिमम आ जाएगा, स्टडी वैल्यू अचीव कर लेगा तो फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ये स्टडी वैल्यू क्या होती है, देखो तो मैं फिर से बताता हूँ। किसी भी सर्किट में जैसे मान लो हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं मान लो, या फिर मान लो स्विच ऑन करता हूँ मैं, तो करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होती है, 0 से बढ़ती है और एक टाइम बाद क्या हो जाती है, स्टडी हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब करंट बढ़ रहा होगा तो फील्ड सेटअप होगी और एक टाइम आएगा फील्ड जितना हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड उतनी डेवलप हो जाएगी। और कितनी डेवलप हो जाएगी इसके अंदर, μ0 Ni। क्योंकि देखो बच्चे पहले क्या होता है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा होता है ना, धीरे धीरे मतलब ऐसे नहीं कि 1 घंटा लगा रही है बढ़ने में, बहुत कम टाइम में मतलब बढ़ तो रही होती है, एकदम से 0 से नहीं हो जाती वैल्यू, 0 से मैक्सिमम नहीं पहुंच जाती है, थोड़ा टाइम फिर भी लग रहा है। समझ में आ रही है बच्चों। तो जब करंट बढ़ेगा तो फील्ड सेटअप हो जाएगी। जो एडिशनल वर्क लगा बैटरी को अपोजिशन के अगेंस्ट काम करने में, क्योंकि भाई कॉइल क्या कर रही है, कॉइल तो कह रही है नहीं मैं करंट बढ़ने नहीं, चेंज को अपोज करूंगी। चेंज क्या हो रहा था, करंट बढ़ रहा था। तो जो बैटरी को एडिशनल वर्क करना पड़ा, क्योंकि बैटरी कहेगी कि ऐसे कैसे हम नहीं अपोज करोगे, हम करके दिखाते हैं, हमें काम है, हमें ये काम दिया गया कि हमें करंट की वैल्यू अचीव करनी है, तो बैटरी वर्क करेगी। और बैटरी का जो वर्क है वो फील्ड सेटअप करने में चला गया। किस में चला गया, फील्ड को सेटअप। मतलब कि यहाँ जो वर्क था वो मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो गया। हेयर एडिशनल वर्क डन is stored in form of मैग्नेटिक एनर्जी। अब आपको क्या सर मैग्नेटिक एनर्जी नाम की कोई चिड़िया हमने पढ़ी नहीं, आज तक हमने पढ़ता ही नहीं, ये कैसी चीज़ होगी मैग्नेटिक एनर्जी, आप बता रहे हो। देखो अच्छे एक्चुअली क्या हुआ, जो एडिशनल वर्क लगा उससे फील्ड सेटअप हुई, फील्ड सेटअप में चली गई। उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद देखो अच्छे क्या, जब आप स्विच ऑन कर दोगे तो करंट बढ़ता रहेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा। अचीव कर ली,
अब क्या करंट की जब मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गई तो क्या करंट चेंज हो रहा है? नहीं फ्लक्स चेंज हो रहा है? नहीं इंडक्शन होगा? कुछ नहीं होगा, उसके बाद वैल्यू अचीव कर लेगा। तो जब हम डीसी केस में देखो अच्छे, एसी के केस में और डीसी के केस में फ़र्क है। जब आप एसी से किसी कॉइल को अटैच करते हो, सॉलिनॉइड से अटैच करते हो, तो वहाँ तो आपको हमेशा चेंज होता हुआ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एसी करंट तो वैसे ही वेरिएबल होता है। इधर देखो अच्छे फ्रेंड्स, एसी करंट तो वैसे ही वेरिएबल होता है, वो तो हमेशा चेंज होता रहता है। तो जब अगर आप एसी सोर्स लगाओगे तो एसी सोर्स में आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, फील्ड चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता ही रहेगा, हमेशा के हमेशा चेंज होता ही रहेगा एसी के केस में। बट डीसी के केस में चेंज तब देखने को मिलता है या तो हम जब छेड़ रहे हो, चेंज कर रहे हो, या तो ऑन के टाइम में या तो ऑफ के टाइम में। क्योंकि ऑन के टाइम में करंट बढ़ता है, जीरो से कुछ बढ़ता है, ऑफ के टाइम में करंट घटता है, या फिर हमने छेड़ा या बैटरी में कुछ दिक्कत हुई। बट आमतौर पे डीसी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डीसी में फिक्स करंट होता है। समझ में आ रहा है बच्चे? मान लो हमारे पास फिक्स करंट का डीसी है, फिक्स करंट मतलब एक यूनिफॉर्म वैल्यू है। अगर करंट की वैल्यू यूनिफॉर्म रहेगी, वो जीरो नहीं होती। मतलब अब देखो एक सर्किट है बच्चे, हमारा डीसी सर्किट है, मान लो मैंने एक बल्ब लगा रखा है ऐसे कुछ, और की अटैच कर रखी है। कि ऑन कर रखा है बस, सर क्यों ऑफ रखो ना पहले? नहीं ऑन है मान लो अभी, अब बहुत देर से ऑन पड़ा हुआ है, तो उतना ही करंट जाए जा रहा है, मतलब मान लो बैटरी में भी कुछ गड़बड़ नहीं है, प्रॉपरली करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी? स्टडी रहेगी। स्टडी मतलब कैसे रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। वो तो चेंज तब होगा जब ऑन करोगे या ऑफ करोगे, या बैटरी में कुछ गड़बड़ होगी, या फिर आप अपने हाथ से कुछ फ्लक्चुएशन करोगे। सर मैं ये बोल रहा हूँ डीसी में ऑन ऑफ में बताओ आप। ऑन ऑफ में तो चेंज हो रहा है बच्चे, बस ऑन के टाइम में करंट बढ़ रहा है, ऑफ के टाइम में करंट घट रहा है, या फिर हम डीसी में भी हो सकता है चेंज। डीसी में देखो अच्छे चेंज तब होता है जब हम खुद अपने हाथ से छेड़ रहे हो, या बैटरी से कुछ गड़बड़ हो रही हो, या फिर ऑन कर रहे हो या तो ऑफ कर रहे हो। बट आमतौर पे डीसी में करंट चेंज या फिर इंडक्शन फिनोमेना देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इंडक्शन तभी देखने को मिलेगा जब चेंज होगा, और आमतौर में डीसी में चेंज नहीं होता है। करंट एसी में करंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एसी में फ्लक्चुएटिंग करंट होता है, तो करंट जब चेंज होता रहेगा तो कंटिन्यूसली फिनोमेना चलता ही रहता है। तो अब देखो चार्जिंग का टाइम समझ में आ गया। अब क्या होता है, जो इसने एनर्जी स्टोर कर ली, क्या ये वापस भी हमको देगा? क्योंकि इसने स्टोर की है। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर, जैसे इस बच्चे ने कहा था, देखो अपोजिशन दो टाइप की होती है बच्चे, एक रेजिस्टेंस भी अपोज करता है। देखो जैसे एक सर्किट है हमारा, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। ये एक सर्किट है हमारा, एक बल्ब लगा हुआ है, एक कॉइल लगी हुई है, ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, स्विच ऑन किया हमने, तो इसको इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसको दो अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये बल्ब है, बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस है, और एक कॉइल है, कॉइल का रेजिस्टेंस नहीं है, कॉइल के अंदर खुद का रेजिस्टेंस नहीं है। कॉइल का अपोजिशन अलग नेचर का है और बल्ब का अपोजिशन अलग नेचर का है। बल्ब का अपोजिशन मतलब एनर्जी खाने वाला है। जैसे मान लो आपने कुछ काम किया, आपको 1000 रुपये मिले, 500 रुपये आपकी मम्मी ले गई, ला मुझे दे दे, ला, आपने दे दिए। 500 रुपये आपके दोस्त ने खर्च करवा दिए। जो 500 रुपये आपके दोस्त ने खर्च करवाए वो खर्च हो गए, और 500 रुपये जो आपकी मम्मी ने लिए वो उन्होंने स्टोर कर लिए। तो वहाँ जो अपोजिशन था, ये मम्मी वाला है, ये स्टोर कर रहा है तो ये अपोजिशन ही, बट ये स्टोरेज में जा रहा है। तो मम्मी भी तो खर्च करेंगी। अरे बच्चे मान लो नहीं किया, उन्होंने डिपॉजिट करके रख लिया, वो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं आपकी मम्मी खर्च नहीं करती, डिपॉजिट कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपोजिशन था इसने स्टोर कर लिया जो आपसे काम करवाया, और ये खर्च कर दिया। खर्च क्या कर दिया, इससे क्या हो गया? बल्ब जल गया। तो इसने तो एनर्जी कन्वर्ट कर दी, कौन किस में कन्वर्ट कर दी? लाइट में। तो ये तो खर्च होगा ही ना बच्चे, और इसने एनर्जी खर्च की ही नहीं, वो क्या करके रख ली? स्टोर करके। देखो बच्चे, अब मान लो क्या ये एनर्जी वापस हमको देगा? जैसे मान लो मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया, हमारी की है, की है, अगर मैंने जैसे इसको ऑन किया था, ठीक है, अब मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर तक अगर बल्ब जलेगा क्या? हाँ बिल्कुल। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? कॉइल ने जो एनर्जी ली थी चार्ज होने में, स्टोर की थी, वो उसको रिलीज करेगा, वापस देगा, बट उतनी दे पाएगा जितनी इसने स्टोरेज की थी। अब आप कहोगे कि सर कॉइल ने कितनी एनर्जी स्टोर की थी, उसका भी कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल। जो एक सॉलिनॉइड या ये इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है उसका फॉर्मूला होता है ½ Li²। इसे कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, इसे कहते हैं बच्चों एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। सर ये चार कौन सा चैप्टर है बता दो। वही बच्चे भाई मिक्स कर रहे हैं सर, इंडक्टर कह रहे हैं उसमें पढ़ना है। ये जो 6 चैप्टर है, इसकी एंडिंग से 7 चैप्टर की स्टार्टिंग चालू हो जाती है, मतलब यहाँ से 7 चैप्टर रिलेटेड ही है बिल्कुल। तो इसे कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है?
इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड, एक तो उसके सेल्फ इंडक्शन पे डिपेंड करता है, एल क्या होता है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दूसरा करंट पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना करंट है, उस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना है, करंट। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होती है। तो ये जो एनर्जी वो स्टोर करके रखता है, जब वो अपोज करता है तो एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, और जो एनर्जी स्टोर करता है वो वापस भी देता है, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट करेगा। जैसे कैपेसिटर होता है ना बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर एनालोगस है। एनालोगस मतलब जो काम सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर करता था वो काम यहाँ पर इंडक्टर करता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता था इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। अगर मान लो एक कैपेसिटर हम लगा देते थे, देखो ये कैपेसिटर हमारा, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये चार्ज को स्टोर कर लेता था, ठीक है, एनर्जी स्टोर करता था इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ CV² हुआ करता था। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता था, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ LI²। तो ठीक वैसा ही है बच्चों, एनालॉगस ही है, जो काम वहाँ पर कैपेसिटर कर रहा था वो काम यहाँ पर इंडक्टर कर रहा था। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ कैसी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। समझे बच्चे या नहीं समझे? तो एक इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है हाफ LI²। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे, तो आपको कुछ ग्राफ ड्रॉ करने हैं। आपको एनर्जी स्टोर्ड एंड करंट ग्राफ ड्रॉ करना है, U एंड I ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसा आएगा बताओ? इसमें एक इंडक्टर के लिए एनर्जी स्टोर्ड और करंट का ग्राफ कैसा आएगा? एक कंडक्टर के लिए, इंडक्टर के लिए सर ये सीधा यूनिफॉर्म मतलब नहीं यार, कौन सी क्लास में हो आप लोग? बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। आई वो स्क्वायर है, आई स्क्वायर है। भाई साहब बहुत बुरी हालत है बच्चे। सर पैराबोला की फॉर्म पैराबोलिक आएगा बच्चे ग्राफ, क्योंकि स्क्वायर से वेरी कर रहा है, स्क्वायर से वेरी करता है तो ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड जब पावर 1 होती है तो सीधा ग्राफ आता है, जब स्क्वायर होता है तो ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक नेचर का होता है बच्चे। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जब हम लोग सेल्फ इंडक्शन या फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। तो एक तो बच्चे ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हो गया, ये हो गया। दूसरा ये जो हमारा ये फॉर्मूला था, कौन सा वाला बोलो बच्चे, N∅ = Li, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इसके अंदर करंट चेंज होगा, फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स इसके अंदर इंड्यूस होगा, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, -N∞ तो ये कैसे आएगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। मान लो बच्चों दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या होगा बच्चे बताना है, क्या करूं बताओ, n बाहर आ जाएगा, dϕ/dt हो जाएगा, dt हो जाएगा। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, अगर माइनस साइन लगा दूं तो ये हो जाएगा, मान लो बहुत साइड माइनस लगा दिया, सर ये तो ई हो गया आपका। अब ये देखा लग रहा है, ये क्या होता है, ई हो गया ना, ई हो गया, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। खैर सेल्फ वाले क्वेश्चन मैंने मतलब कम ही देखे हैं, रिलेटिवली कम आते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हो गया। बट सेल्फ वाले क्वेश्चन रिलेटिवली मैंने मतलब कम, म्यूचुअल वाले एक्चुअली ज़्यादा थोड़ा मुझे सही लगता है। सेल्फ में थोड़ा फिनोमेना अपने अंदर इंडक्शन हो रहा है, सेल्फ में एनर्जी स्टोर्ड वगैरह का थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा आता है कि खुद के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई है। म्यूचुअल में इंडक्शन का ज़्यादा आता है क्योंकि 2 कॉइल रखी होती है। म्यूचुअल में एक्चुअली यूज़ भी है ना, डेली लाइफ का यूज़ है, म्यूचुअल इंडक्शन डेली लाइफ का यूज़ है, वायरलेस चार्जर में यूज़ होता है। सेल्फ इंडक्शन मतलब कि कॉइल के अंदर खुद की एनर्जी स्टोर्ड वगैरह में ये यहाँ पे यूज़ होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा बच्चे एक्चुअली क्या होता है, एक टॉपिक थोड़ा सा और पढ़ने को मिलता है सेल्फ इंडक्शन के अंदर। क्या होता है बच्चे थोड़ा सा बताते हैं। देखो जैसे हमने बच्चों, आपको थोड़ा याद होगा मे बी, जब हम कैपेसिटर पढ़ा था तो एनर्जी डेंसिटी नाम की टर्म पढ़ी थी। किसी को याद है एनर्जी डेंसिटी क्या होता था? बता भाई इसी एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी स्टोर्ड बाय टोटल वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं बच्चों तो उसके लिए ½ ε0 फॉर्मूला आता था, E², ये आता था ½ ε0 E²। यहाँ पर जब हम इसको डिराइव करते हैं, क्योंकि अब तो डेरिवेशन हट गया बच्चों, तो ये आ जाएगा ½ b²μ0, ये फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का। तो थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर,
एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड और इंडक्टर। बट यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी में भी एक फ़र्क है, वहाँ जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में थी, यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। बी जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट नहीं रहेगी, कुछ और हो सकती है, म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगी। अगर यहाँ इंडक्टर के अंदर कोई और मीडियम को हम इंसर्ट कर दें तो चेंज हो जाएगा।